थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। ना थके कभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 40 सवाल देखने वाले, जो जैक का ऑफिशियल क्वेश्चन पर बिल्कुल वही आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। ठीक है, 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। एक एक सवाल को देख लेना और आपको कितना आता है 40 में जरूर कमेंट करके बोलना, क्योंकि ये जैक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो झारखंड बोर्ड के एग्जाम में जो पूछा जाता है वही। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है और उसका क्या क्या जवाब होता है। बहुत ही शानदार तरह से हर एक चीज को समझा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है भैया। तो चलो देखते हैं। चैनल पर पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से वीडियो देखने के लिए। इसके बाद वीडियो का बाढ़ आएगा कल परसों, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का हर ही वीडियो देखना एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर है। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, देख लीजिए। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों त्वरण का ऐसा मात्रक बच्चा बच्चा बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, याद रख लो। वेग का भी पूछ सकता है, तो वेग का पूछेगा तो याद रखना वेग का होता है मीटर पर सेकंड होता है वेग का। ठीक है, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब इसमें दिशा नहीं होगा। जिसमें अगर डायरेक्शन है, दिशा है, तो वो सदिश होगा, वो वेक्टर होगा। अगर वो दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो क्या हो यहाँ पर सदिश कौन नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, विस्थापन में भी दिशा होती है, त्वरण में भी दिशा होती है, भार में भी होती है, बट ये एक्चुअली चाल जो होता है इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। हाँ, इसकी जगह पर अगर वेग लिख देता दोस्त, वेग तब वो सदिश हो जाता, लेकिन वेग नहीं है, चाल सदिश राशि नहीं होता है, याद रखना वेग होता है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं चाल। बोलोगे सर कभी तो वेग बोल देते हो। सुनो, इकाई समय में निश्चित दिशा में अगर बोल देगा तभी वेग होगा। यही तो वेग और चाल में अंतर है ना, कि वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती है। इसीलिए तो दोस्तों आगे में क्या हो गया, चाल आप लोगों का सदिश राशि नहीं हुआ ना, क्योंकि चाल में दिशा नहीं होती है। अगर दिशा जोड़ देगा, डायरेक्शन इसमें जोड़ देगा, द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर निश्चित दिशा में इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, वेग हो जाएगा। वही सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि इकाई समय में अगर नहीं देगा, सिर्फ लिखेगा निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई। निश्चित दिशा में अगर बोल देगा, ध्यान सुन लो, अगर निश्चित दिशा में सिर्फ बोला वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तो वो विस्थापन होगा। समझ लो, क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है। जो आप लोग इस पर मॉडल फॉर्म में था, काफी सारे बोलो सर गलत है, आपने गलत बता दिए। अरे भाई, निश्चित दिशा में सिर्फ दूरी पूछा है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन बोलते हैं। हाँ, लेकिन वही पूछता है कि इकाई समय में, तब आपका हो जाता वेग। लेकिन यहाँ इकाई समय वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बोल रहा है, कोई दिशा नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा, याद रखना। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल होता है। वहीं अगर निश्चित दिशा में इकाई समय वस्तु के द्वारा तय की दूरी बोले तो वेग होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परम सत्य उत्तर होगा। आगे देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सही है। तो आप लोगों का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S मतलब वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, U मतलब होता है प्रारंभिक वेग, A मतलब वस्तु का त्वरण, और T मतलब उतना दूर चलने में लिया गया समय। अगला सवाल है, 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। 3 केजी का द्रव्यमान का वस्तु है, 12 न्यूटन बल लगा दे रहे हो। द्रव्यमान कितना है तो लिख दो M बराबर 3 केजी, सही है। फोर्स कितना है, F बराबर 12 न्यूटन, सही है। आपको निकालना है क्या, उत्पन्न त्वरण। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू ma होता है, F इक्वल टू ma होता है। F कितना दिया है, F दिया है 12, M दिया है 3, A निकालना है तो A बराबर कितना होगा, 3 4 12, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, 4 वस्तुओं ए बी सी डी का द्रव्यमान इतना दिया है, सबसे अधिक जड़त्व किसका। तो याद रखना, सबसे अधिक जड़त्व उसी का होता है जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। 18 केजी सबसे ज्यादा है तो डी का जड़त्व सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन की गति का दोस्तों दूसरा नियम जो है ना, वही बोलता है F बराबर ma। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, वो मतलब यही वाला क्या बोलता है, न्यूटन का दूसरा नियम है, उसको परिभाषित करता है। F बराबर ma होता है। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर लगाए बल के समानुपाती होता है। अगला सवाल है, किसी द्रव्यमान m और जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो mv कहाँ पर है देख लो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वहीं अगर काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का पूछता है तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv स्क्वायर, याद रखना, ये भी पूछ सकता है। स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो उसका होता है mgh। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, ये होता है गतिज ऊर्जा का, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का, और ये होता है संवेग का mv। नेक्स्ट है,
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है? बड़ा जी का मान बोला, ध्यान देना, बड़ा जी का बोला है, छोटा जी का मत लिख देना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा जी का बोला है तो 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द परम सच, तो उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर छोटा जी का मान पूछता, मैं हर एक चीजों को इसलिए समझा रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और 100% होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लो, मेरे वीडियो को ध्यान से देखो। छोटा जी का बोलेगा तो लिखोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं अगर ये भी बोल सकता है कि गुरुत्व त्वरण मतलब छोटा जी बोलता है, गुरुत्व स्थिरांक मतलब बड़ा जी बोलता है, गुरुत्व त्वरण मतलब छोटा जी, गुरुत्व स्थिरांक मतलब बड़ा जी। तो बोल दिया सर गुरुत्व त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? भार मतलब वेट, W इक्वल होता है m इंटू जी एम जी। एम कितना है देख लो, 1 किलोग्राम है। जी का वैल्यू होता है 9.8, छोटा जी का वैल्यू तो 9.8 इंटू 9.8 हो जाएगा, और भार कैसा मतलब होता है? न्यूटन। तो 9.8 न्यूटन परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, खींचे हुए रबर के छल्ले, छल्ला 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 में कौन सी ऊर्जा होगी? रबर का छल्ला खींच के मारना, किसी के हाथ में चटाक से लगेगा, कौन सी ऊर्जा होती है उसमें? बहुत कोई किए हो ना आप लोग, मैंने भी किया, आप लोग भी किए होंगे ना, कि रबर को खींचा, मारा, चटाक से मारा, पटाक से लगा, दिया उठा के उधर से भी आपको एक झाप। तो ये उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? मतलब मारने में नहीं, जो रबर का छल्ला आपने खींच लिया ना, इसमें दोस्तों स्थिति ऊर्जा होती है। अब खींच के अब स्थिर है, एकदम चुपचाप है, जैसे छोड़ोगे जाके मारेगा फटाक से, क्यों? क्योंकि उसमें स्थिति ऊर्जा है। ठीक है, वो गति में थोड़े चुपचाप रेस्ट में, लेकिन फिर भी उसमें ऊर्जा है ना, तो स्थिति ऊर्जा हो गया। किसी भी स्थिर वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कोई गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड रबर बैंड? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा। किसी तरंगदेश भी किसी तरंग का तरंगवेग भी तरंगदेश लेमडा तथा आवृत्ति ईटा में संबंध क्या है? तो इसका सिंबल फॉर्मूला v इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, v इक्वल टू एन लेमडा। आवृत्ति को एन से सूचित कर रहा है, एन भी लिखता है, कोई ईटा भी लिख सकता है, जो लिखना लिखो। तो ये याद रखना, v इक्वल टू एन लेमडा होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर देखो क्या बोल रहा है, तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध होता है? तो सिंपल सा संबंध होता है, f इक्वल टू हो जाता है 1/t, और अगर आपको t इक्वल लिखना है, t इक्वल हो जाता है 1/f। तो आपको जो लिखना है लिखो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? पदार्थ जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जो स्थान गिरता है। गंध तो कोई स्थान नहीं गिरता है, छू आप सकते हो नहीं गंध को। ठंडा को भी छू नहीं सकते हो, प्रेम को भी छू नहीं सकते। तो महसूस करने वाला चीज है प्रेम, समझ रहे हो? महसूस होता है किससे प्रेम हो जाएगा, तो समझ दिन रात का नींद उड़ जाएगा आपका। लेकिन अभी मत उड़ाओ भाई, अभी पढ़ाई करने के समय पढ़ लो। तो कौन सा होता है पदार्थ? ठंडा पेय, ठंडा पेय। कोल्ड ड्रिंक्स छू सकते हो ना, कोल्ड ड्रिंक्स को भाई छुएंगे क्या सर? पी जाएंगे गटगटा के। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, वो पदार्थ है। ठीक, कौन सा पदार्थ है? द्रव है भाई। निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो कोलाइड दोस्तों हो जाए यहाँ पर गोंद। ठीक है, गोंद मतलब जानते ही होंगे, बाकी बताने की जरूरत है ही नहीं। यौगिक का उदाहरण, यौगिक मतलब ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखिए, तांबा तो नहीं है, हाइड्रोजन भी आप लोग का तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। जल क्या होगा? तांबा भी तत्व है, कॉपर जिसको बोलते हैं। जल होता है H2O। देखिए, 2 तत्वों का मिलन को कहते हैं ना यौगिक। हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हो गया यौगिक। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखो। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है भाई? 17 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब दे दो। 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है मेरे भाई, याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 18 देखो क्या बोला, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, जिससे आप लोग डेली खाते हो, जिसके बिना पूरा खाना का स्वाद ही नहीं मिलेगा, जिसके बिना कोई खाना खा ही नहीं पाओगे, NaCl होता है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु अवस्था में पाया? मुक्त मतलब वो क्या? किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा भाई, एकदम अपने आप में मस्त रहेगा। तो आर्गन, ये सारी इनर्ट गैसेस है, अक्रिय गैस है, इसीलिए मुक्त अवस्था में पाई। जितने सारे अक्रिय गैस है ना, सभी मुक्त, कार्बन, आर्गन, जिनन, क्रिप्टन, ठीक है, नियोन, ये सारी मुक्त गैसेस है। 5.85 ग्राम NaCl बराबर है, ये आपको निकालना है मोल। देखो सब मोल दिया है तो मोल निकालना है। मोल क्या होता है? मोल मतलब मोल, चलो n समझते हैं, मोल संख्या n बराबर। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 5.85 बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना है? तो NaCl का निकालना है। Na का कितना हो जाएगा दोस्त? Na का होता है 23, और आप लोग का Cl का हो जाएगा 35.5। Na का हो जाएगा 23 और प्लस Cl का हो जाएगा 35.5। दोनों को जोड़ देगा तो हो जाएगा 3 2 5, सॉरी ये 58.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो 58.5 हो गया। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 58.5। ये पॉइंट है तो ऊपर काट के 0 कर दो, 1 0, और यहाँ पर पॉइंट काट के नीचे क्यों 0 हो जाएगा? 2 को 0 हो जाएगा।
तो 1 0 खत्म हो गया। यहाँ पर बचा क्या, 10 बचाना नीचे। अब यहाँ 58/58, तो 58 कट जाएगा, तो 1/10 जो होगा आपका मोल हो जाएगा। 1/10 बोलो या फिर 0.1, 1/10 है तो मार दो उसको। 21 नंबर सवाल आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है क्या कि 6.022 इंटू 10/23 कणों के समूह को क्या कहता है। 6.022 इंटू 10/23 कण को बोलते हैं दोस्तों 1 मोल। ठीक है, 1 मोल में कितना संख्या होता है, 1 मोल में कितना कण होता है बोला। अगर कोई पूछेगा कि 1 मोल में कितना कण होता है दोस्त, तो 1 मोल में याद रखना 6.022 इंटू 10/23 कण होता है। ठीक है, 1 मोल में। अगला सवाल हमारा है, परमाणु के तीसरे कोष में अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो पहला कोष में होता है 2, दूसरा में होता है 8, तीसरा में होता है 18 और उसके बाद होता है चौथा में 32। क्या होता है, 32। कैसे इसको याद रखेंगे, 2, 8, 18, 32। ये होता है के कोष में, ये होता है एल कोष में, ये होता है एम कोष में, ये होता है एन कोष में। सही है, चलो आगे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम का सही रासायनिक विन्यास क्या है, कौन सा है। तो मैग्नीशियम का रासायनिक विन्यास होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या लिख दो 12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 2, 8, 10 और 2, 12। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर आपत्ति है तो दर्ज करा दो, नहीं आपत्ति है तो आगे बढ़ो। चलो आगे देखो अगला सवाल क्या है। किस कण में द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं होता है। दोस्तों किस में द्रव्यमान होता है परंतु कोई आवेश नहीं होता भाई। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रन में कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रन है, बिल्कुल न्यूट्रल आएगा। हाँ, बट उसका द्रव्यमान तो होगा कुछ ना कुछ। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। परमाणु द्रव्यमान यानी m मास बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन कितना है, 6, प्रोटॉन है 6, हो जाएगा 12। समझ गए। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो 27 नंबर, पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। पादप का नाम लेगा तो होगा कोशिका भित्ति, वही अगर जंतु का नाम लेता है कि जंतु कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो उसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। याद रखना, जंतु कोशिका में जो होता है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जो पादप कोशिका में होता है वो तो बोलता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे जी, चलो करेंगे मार। निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। तो फ्लोएम का भाग दोस्तों यहाँ पर तीनों है, चलनी नलिका भी है, सखी कोशिका भी है, तंतु भी है, बट जो स्नायु है मेरे भाई 28 का 4 नंबर बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या बोलते हैं, फ्लोएम का भाग नहीं होगा। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा उत्तक जल और खनिज लवण का वहन करता है। तो दोस्तों जो जाइलम होता है ना, जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ मार दी, इसको समझ जानी, बच्चा ठीक किया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। देखो तो जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है दोस्तों, जाइलम करता है मेरे भाई। अगला सवाल है हम लोग का, कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों वहां पर सुब्रीन नामक पदार्थ पाया जाता है, सुब्रीन। हाँ, स्पाइरोगायरा क्या है, देखिए स्पाइरोगायरा वैसे तो कवक है, क्या है, कवक है। बट सुन लो मेरे भाई, ये एक थैलोफाइटा समूह से संबंधित, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइट इसका उत्तर देगा एक किसका, सॉरी किसका, 2, थैलोफाइट किसका, 2। नेक्स्ट 32 में देखिए क्या बोल रहा है कि एक कोशिकीय जंतु है, तो वो होता है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस जंतु में, भाई रे कहाँ भाग जा रहा है यार, चलो देखो नेक्स्ट दोस्तों क्या बोल रहा है कि किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं। विषैले उपांग कौन, बिच्छू में। ऐसा काटेगा ना भाई जिंदगी भर नहीं बोलोगे, एकदम जला देगा जगह को, समझ रहे हो, उछला करेगा आपको। निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो ट्रिप्नोसोमा से दोस्तों निद्रा रोग होता है। निद्रा रोग उत्पन्न करता है क्या, ट्रिप्नोसोमा। 34 का 1 सही हो जाएगा, ट्रिप्नोसोमा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या हम लोग का अगला सवाल 35 नंबर बोल रहा है कि पेचिश का कारक जीव है। तो पेचिश का कारक जीव क्या है, 35 नंबर सवाल देख लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड अमीबा, यानी 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एंड अमीबा। अगला सवाल है हमारा, क्या सवाल है कि आयन मंडल का विस्तार कितना है दोस्तों। तो आयन मंडल का विस्तार आप लोग जानते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सुन लो, याद रख लो, 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक, 80 किलोमीटर से लेकर 640 तक। ठीक है, ऐसे कहीं कि 80 से लेकर 400 भी दिया रहेगा तो भी उसको मार देना, मतलब 80 से स्टार्टिंग है, याद रखना। 10 डिग्री तापक्रम बराबर है। तो 10 डिग्री बराबर 273 जोड़ दो, 273 जोड़ दोगे तो 283 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 283 बोल रहा है ना, 2 सही हो जाएगा, 4 बोल रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है दोस्तों, कौन तत्व नहीं है, तांबा तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, चांदी तत्व है, पानी जो है दोस्तों यौगिक है। क्यों, क्योंकि H2O पानी का होता है ना, H2 होता है तो यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई एक तत्व थोड़े है, तो ये यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन
दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। और आज का अंतिम सवाल, इथिलीन ब्रोमाइड है तो उसे दोस्तों धूमक बोलते हैं। क्या? धूमक। समझ रहे हो? तो दोस्तों आप लोगों का 40 में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसको जरूर देख लेना, सभी को शेयर भी कर देना जितने सारे दोस्त है। अगर और अच्छा वीडियो चाहते हो, एग्जाम की तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से करना चाहते हो तो ठीक है। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।